सर कैसा लगता है कि नाम के आगे आईपीएस लग जाए? ये कैसी फीलिंग होती है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत करके ये अचीवमेंट जिसको बोलते हैं टैग मिलता है। इसी एक तरीका है आईपीएस बनने का? और भी तरीके हैं। सो एक पुलिस ऑफिसर की रैंक कैसे पहचानी जाती है? पुलिस ऑफिसर की रैंक उसके कंधे पे जो स्टार है उससे पहचानी जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभिवानी पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डाइव करेंगे टू द लाइफ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, their experiences and challenges. Our guest today is a dedicated IPS officer with years of service in maintaining law and order for the society. Through this podcast, you will gain to know about the commitment and dedication required for this noble profession. So आधे भारत का सपना होता है कि यूपीएससी क्लियर करके एक IPS या IAS ऑफिसर बने. So join me today to unravel the experience and insights of our esteemed guest, IPS श्री लोहित मतानी सर. तो आगे की कहानी सुनते हैं लोहित सर से. So welcome to this show, and today we are having IPS Lohit Mathani, the SP of Bhandara and very renowned IPS officer who is completely dedicated towards the social empowerment. Welcome sir. थैंक यू वेरी मच। So sir कैसा लगता है कि नाम के आगे आईपीएस लग जाए? ये कैसी फीलिंग होती है? नहीं, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत करके ये अचीवमेंट जिसको बोलते हैं टैग मिलता है और जिसको कहा जाता है, हम लोग बहुत लोग बोलते भी हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, जिसमें 10 लाख लोग अराउंड एग्जाम देते हैं और 100-150 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और मेरा जब सिलेक्शन हुआ था 2014 में, उस समय मैं जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहा था और जब रिजल्ट आने वाला था तो मैं सुबह, उस समय पर मोबाइल फोन इतने ज्यादा नहीं थे और इंटरनेट फास्ट नहीं था, तो लाइब्रेरी में जा जाके मैं रिजल्ट चेक करता था। तो रिजल्ट मेरे को ध्यान अभी भी कि मैं हर 10 मिनट में पहले अपने काम पे रहता था, फिर लाइब्रेरी में जाता था, फिर 10 मिनट रहता था। और अल्टीमेटली जब रिजल्ट एक्चुअल में आया तो मैंने खुद उसको ना देखा, किसी ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारा लिस्ट में नाम है। ओह, सरप्राइज। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम भी एक हो जाती है। एक कहावत है कि जो एक आईएएस ऑफिसर होता है वो आईएएस पहले होता है और बेटा, भाई, दोस्त बाद में होता है। तो उसके वो क्या कहते हैं, ड्यूटी फर्स्ट नहीं, वो ईगो उसके अंदर इतना ज्यादा आ जाता है कि वो अपने पत्नी, बेटा, बेटी, माँ, उससे भी बड़ा खुद को पहले आईएएस समझता है। ये मेरी पहचान है। हाँ, ये मैं बेटा बाद में हूँ। तो वो एक उसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है। आई गेस ये फैमिली मेंबर्स में भी आ जाती है कि मैं इसका पिता पहले हूँ, मैं एक आईएएस का पिता हूँ। हाँ हाँ, तो मतलब उनमें भी एक ऐसा आ जाता है, एक फैक्टर आ जाता है कि मैं लोहित मतानी का पिता बाद में हूँ लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर का पिता पहले हूँ। हाँ, और उनमें भी ईगो इतना आ जाता है कि वो पेरेंट्स को भी कम समझने लगते हैं और फ्रेंड्स को भी कम समझने लगते हैं और वो ईगो बहुत बढ़ जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? ये तो बुरी चीज है। इतना ज्यादा ईगो होना तो बुरी चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली आप आईएएस आईपीएस बने हैं तो एक आपको एक नेचर ने या गॉड ने अपॉर्चुनिटी दी है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। एग्जैक्टली। तो वो अपॉर्चुनिटी का यूज करने के लिए दी है, आपको कोई क्या कहते हैं ईगो बढ़ाने के लिए और अपना सेल्फ रिकग्नाइजेशन के लिए नहीं दी है। और वैसे भी ईगो बढ़ा लेंगे तो आप सोसाइटी को सर्व नहीं कर पाएंगे और आपकी जो ओवरऑल जो इमेज है वो क्या कहते हैं आपकी लिमिटेड हो जाएगी। एक मीनिंग सेल्फिश ऑफिसर की इमेज हो जाएगी, एक मीन ऑफिसर की इमेज हो जाएगी और जो केवल खुद के लिए ही कर रहा है। कोऑर्डिनेशन में आपकी दिक्कत आएगी, बाकी डिपार्टमेंट आपसे उतने अच्छे से काम नहीं कर पाए। अल्टीमेटली यू विल बी अ फेल्ड ऑफिसर। सर आप एक आईआईटी ग्रेजुएट भी रह चुके हैं। सो एक आईआईटी ग्रेजुएट से लेकर एक आईपीएस तक का सफर कैसे? नहीं, देखा जाए तो मैंने इंडिया के जितने भी एग्जाम है और जो जितने भी कॉन्टेस्ट एग्जाम है सारे मैंने अटेम्प्ट किए हैं। मतलब सभी एक्सपेरिमेंट हो चुका है? सब एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि मोस्ट कंफ्यूज बहुत कंफ्यूज आदमी रहा। और बहुत बार अभी जैसे हमने हमारा पुलिस रेजिंग वीक था, पुलिस रेजिंग वीक में कुछ नोमैटिक ट्राइब्स रहती हैं और जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स रहती है उनकी कुछ हमने बच्चों को बुलाया था और वो उनसे ऐसे इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने सबने एक एक जवाब दिया कि हम ये करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं। तो जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया तो मैंने कहा आप लोग तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, फोकस्ड है। हाँ। आपकी एज में मुझे तो पता ही नहीं था मैं करना क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया आईआईटी का एग्जाम दिया, आईआईटी में मैंने एडमिशन लिया। कैट का भी मैंने एग्जाम दिया, मैं 99.5 परसेंटाइल थी। जीआरई का भी दिया, बाहर पीएचडी करने का भी मैंने क्वालिफाई कर लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। गेट का भी एग्जाम दिया
उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को यूपीएससी का एग्जाम अभी सारे एक्सपेरिमेंट हो गए तो एक और कर ही लेते हैं। हाँ, तो उसमें अल्टीमेटली जो आप बोल रहे कि आईआईटी से लेके आईपीएस तक का जो ये सफर था, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि मैं ऐसा जॉब देख रहा था जिसमें मैं इंडिया में रह सकूं या फिर इंडिया में वापस आ सकूं। लेकिन मेरी जो प्रोफाइल थी, ब्रांच थी, और जिस प्रकार से मेरी प्रोफाइल कॉलेज में ग्रो हुई, मेरे को जिस प्रकार के जॉब मिल सकते थे फॉरेन में, वो सब ऐसे थे जिसमें इंडिया में रिटर्न करना नियर फ्यूचर में इम्पॉसिबल था, अवेलेबल नहीं थे, या फिर उनका जो प्रोफाइल की इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। फिर मैंने वो हार्ड डिसीजन लिया, इवन दो मेरा एमएस पीएचडी में एडमिशन हो चुका था यूएस में। हार्ड डिसीजन मैंने लिया, और फिर हार्ड डिसीजन लेने के बाद फिर मैंने फाइनल ईयर में यूपीएससी की तैयारी चालू की। और इवन सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि 3 जॉब्स मैंने छोड़े, पीएचडी में मैंने एडमिशन नहीं लिया, यूपीएससी की तैयारी की और यूपीएससी में फेल हो गया। Oh my God. For the first attempt. फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये सब छोड़ने के बाद और ये भी छूट गया, फिर सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने क्या कहते हैं थोड़ा पेशेंस रखा, फिर believed in yourself. सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा फिर सिलेक्शन हुआ। That's really amazing. So सारे मतलब मेंस भी and the interview and everything. एक साथ था। And what was the rank? मेरा 181। That's commendable in the second attempt. थैंक यू। So एक पुलिस ऑफिसर के लिए वर्दी की क्या अहमियत होती है? ये पुलिस ऑफिसर के लिए वर्दी सब कुछ होती है। बहुत बार जो हमारे पुलिस वाले रहते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वर्दी पहन के, क्योंकि उनको एक फिटनेस भी बनानी पड़ती है और दिन भर पहनते हैं। लेकिन जिस दिन वो वर्दी छोड़ते हैं या फिर ऐसी ड्यूटी उनको मिलती है जिसमें उनको वर्दी नहीं पहननी है, तब उनको समझ में आती है वर्दी की इम्पोर्टेंस। और एक पुलिस ऑफिसर जब अपने एरिया में जाता है वर्दी पहन के, उसको जो उसमें रिस्पेक्ट मिलती है, उस रिस्पेक्ट की वजह से कभी कभी उसको लगने लगता है कि ये रिस्पेक्ट मेरी पर्सनैलिटी की वजह से है या मेरे काम की वजह से है। लेकिन जब वो यूनिफॉर्म उतार के उसी एरिया में जाता है, तब उसका पूरा भ्रम टूट जाता है। और ये समझ में आता है कि वो जो रिस्पेक्ट थी वो यूनिफॉर्म की वजह से थी। हाँ। तो वो इम्पोर्टेंस है यूनिफॉर्म का, और वो मतलब एक पुलिस ऑफिसर की आइडेंटिटी है, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जब यूनिफॉर्म में है तो उसने किस प्रकार का कंडक्ट रखना है। लोग उसको देख रहे हैं तो वो उस प्रकार का कंडक्ट उसको रखना पड़ेगा जो एक क्या कहते हैं जो लोगों को इंस्पायर करे, वैसा कंडक्ट ही एक यूनिफॉर्म पर्सनल का होना चाहिए। और उस यूनिफॉर्म पहन के अगर वो कुछ छोटा सा भी गलत काम करता है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। और वही अगर किसी सिविलियन है जिसने अगर वो गलत काम किया, वो उतना हाईलाइट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिफॉर्म पहन के कोई सिगरेट पी रहा है, वो हाईलाइट हो जाएगी। यूनिफॉर्म पहन के कोई अगर अल्कोहल पी रहा है या गुटखा खा रहा है, इवन यूनिफॉर्म अगर मान लो उसने 15-15 घंटे कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहा है और यूनिफॉर्म पहन के अगर वो चेयर पे सो जाता है, लोग उसको भी क्वेश्चन करते हैं ड्यूटी पे सो रहा है, उसको ये नहीं सोचते कि 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वो एक प्रॉब्लम है। और एक और बहुत ही फनी चीज है कि लोग मजाक बनाते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स हैं तो उनके फिटनेस नहीं है, कुछ लोग बनाते हैं, एब्सोल्युटली नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यूनिफॉर्म में अगर आपके थोड़ा सा भी फिटनेस कम है वो बहुत ज्यादा दिखता है। और यही सिविल पहनते तो वो पूरा ढक जाता है। एग्जैक्टली। तो यूनिफॉर्म में अगर आप हैं तो आपको फिटनेस का लेवल भी एक अलग लेवल पे रखना पड़ता है। एंड यूनिफॉर्म ऐसे थोड़ा टाइट होता है तो वो जल्दी दिख के आ जाता है, जल्दी दिखता है। और यूनिफॉर्म में आप अनफिट ही दिखते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा फिट होंगे तब जाके यूनिफॉर्म में फिट दिखेंगे। तो एक वो यूनिफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसको हमको कैरी करना है, उसका रिस्पेक्ट है। अगर आपके कंधे पे स्टार्स हैं, आपके अगर कंधे पे आईपीएस लिखा है, तो आप अपने आप को कैरी नहीं कर रहे हैं, आप पूरे गवर्नमेंट को कैरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मोस्ट विजिबल फेस है गवर्नमेंट का, और आप जो भी कर रहे हैं उसके रेपरकशंस है। आपने मान लीजिए कोई गलती की तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की गलती मानी जाएगी। यू आर इनटू द पब्लिक डोमेन। इवन द सोसाइटी की गलती मानी जाएगी। और लोग बिटवीन द लाइन्स भी स्टडी करते हैं कि आपका इंटेंट से ज्यादा आप जो कर रहे हैं वो लोगों में कैसा मैसेज जा रहा है। जस्टिस करने से ज्यादा जस्टिस दिखना भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हैं एज अ विलफुल इंटेंट विद अ पॉजिटिव इंटेंट, बट कभी कभी वो आउटकम वैसा हमें नहीं मिलता। आउटकम वैसा नहीं मिलता, और कभी कभी आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। तो वो सब कंसर्न्स को भी एड्रेस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। कि उनके कंसर्न्स क्या है। मान लीजिए हमने कहीं ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया, हमारा इंटेंट है कि यहाँ पे फैटल एक्सीडेंट कम होने चाहिए, लेकिन ये चीज उनको भी समझ में आनी चाहिए
अदरवाइज वो आपके इंटेंट को दूसरी तरीके से लेंगे, और खास करके जो उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो वो उसको मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे, वो पैसा शो करने की कोशिश करेंगे आपका इंटेंट नेगेटिव है। खास करके लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर का इंटेंट को क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है कि हम लोग सब लोगों से मिले, उनके ग्रीवेंसेस को दूर करें, हमारा मैसेज उन तक हम लोग अलग अलग जो मैकेनिज्म्स है हमारा मैसेज पहुंचाएं। हमारा मैसेज जब उनके पास पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली हमें फेवर करेंगे। लेकिन हमने अगर क्लोज डोर्स में डिसीजन लिए और इम्प्लीमेंट किए तो हमेशा वो बूमरैंग हो जाते हैं। तो इसलिए कंसल्टेंसी डिसीजन लेने से पहले बहुत जरूरी है। एंड कभी कभी ये भी चीज होती है कि जो डिसीजन हम लेते हैं हो सकता है कि वो हाईली इंटेलेक्चुअल लेवल के हो, एंड इन पब्लिक यू नीड टू डील विद ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। का पब्लिक में हाई इंटेलेक्चुअल भी होंगे एंड लो इंटेलेक्चुअल भी होंगे। तो आपका इंटेंट जरूरी नहीं है कि पब्लिक समझ ही पाए हर बार, नहीं, वो समझाना पड़ता है। प्री डिसीजन कंसल्टेंसी करनी पड़ती है। डिसीजन लेने के बाद भी हम रेडी रहते हैं कि भाई डिसीजन बैक ट्रैक करना पड़ जाए, कैसा उसका इम्पैक्ट है। पायलट बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, 7 दिन का डिसीजन लेते हैं, 10 दिन का लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये 10 दिन का डिसीजन है, आप अपने ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। उन ग्रीवेंसेस में बहुत बार पॉजिटिव भी आ जाते हैं कि भाई ये डिसीजन अच्छा है, आप इसे कंटिन्यू करो, या कुछ डिसीजन में आप मॉडिफिकेशन करो, पूरा डिसीजन रोल बैक मत करो। तो उससे हमको पता भी चलता है कि कौन सी चीजें काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही है। उस हिसाब से फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू विच सर्विस इज बेस्ट, आईएएस और आईपीएस? मैं अब इसमें तो क्वेश्चन है, आप थोड़ा बायस हो जाओ। और आईएएस और आईपीएस में मैं बायस ना हूं, क्योंकि मैंने किताब भी लिखी इंट्रोडक्शन सिविल सर्विसेज, जिसमें मैंने सभी सर्विसेज के बारे में लिखा है। आईएएस और आईपीएस में फर्क ये है कि आईएएस जो काम रहता है वो प्लान्ड वे में काम होता है। आप पॉलिसी, ऑफकोर्स पॉलिसी तो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो लॉ मेकर्स। पॉलिसी बनाने में एडवाइस आईएएस ऑफिसर्स करते हैं अलग अलग रैंक पे, अलग अलग प्रकार की। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की पॉलिसी के लिए एडवाइस करेगा, सेक्रेटरी है तो वो स्टेट लेवल की पॉलिसी के लिए करेगा। लेकिन एडवाइस वो लोग करते हैं, डेटाबेस वो लोग देते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनका जो जॉब प्रोफाइल होता है उसमें वो लोग प्लान कर सकते हैं कि मुझे आज मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को मेरा डेडलाइन है, शाम तक मेरे को काम करना है, या फिर एक्स्ट्रा वर्क भी करना है, तो मुझे पता है कि ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क है, आज मुझे 8-9 बजे तक करना पड़ेगा, जैसे एक नॉर्मल फर्म में होता है। पुलिस ऑफिसर का ऐसा नहीं है। पुलिस ऑफिसर को वो काम करना है जो आ रहा है। They need to be ready for any situation. Ready for any situation. They cannot plan their day. They cannot plan their week. Like you are sitting in office, suddenly you are getting a call कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया. You need to rush. You have to rush. और आपको प्लानिंग से ज्यादा फायर फाइटिंग करना है, प्लानिंग से ज्यादा आपको सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है। प्लानिंग तो आपकी रहेगी, बेसिक प्लानिंग तो हर कोई करता ही है। बेसिक प्लानिंग की भाई मुझे आज ये मीटिंग लेनी है, मुझे रोड एक्सीडेंट कम करने हैं, मुझे अपने एरिया में मर्डर्स कम करने हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम करना है, ये आप अपना प्लान बनाते हैं। लेकिन ये प्लान को आप 20-30% ऑफ द टाइम ही इंप्लीमेंट कर पाते हैं। 50-60% ऑफ द जो आपका टाइम होता है वो आपको ये फायर फाइटिंग करना होता है। और बहुत सारी चीजें, अभी मराठा आंदोलन है, एग्जैक्टली, ये अनएफेक्टेड है, इसमें जब आएगा तो आपका प्लान ये हो जाएगा। इलेक्शन है, इलेक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशंस है वो आपके इलेक्शन के प्लान में नहीं आने वाली है। और जैसे कि आपका क्या कहते हैं, अभी राम जन्मभूमि का ये है 22 प्राण प्रतिष्ठान है, तो उसमें जो चीजें जैसे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, like you need to handle both the ways. ये बहुत डिफरेंस है। इसकी वजह से जो आईएएस ऑफिसर है वो पब्लिक से उतना इंटरेक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली, आईएएस ऑफिसर उस पब्लिक से इंटरेक्ट करता है जिसकी स्कीम्स उसके बाद में जा रही है, वेलफेयर स्कीम्स। और उसमें भी प्रॉब्लम है कि वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादातर जो पॉलिटिकल क्लास है वो इंटरेक्ट करते हैं और आईएएस ऑफिसर उनको असिस्ट करते हैं। मोस्टली इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, ये इनको असिस्ट करते हैं आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है पब्लिक से। सिचुएशन ऐसी आ रही है कि उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी तो आ नहीं सकता। एग्जैक्टली, तो उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है पब्लिक के साथ में। पब्लिक की प्रॉब्लम्स को ज्यादा समझ पाते हैं, सोसाइटी को ज्यादा नजदीक से समझ पाते हैं। लेकिन जो मैंने बताया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ये है कि दे कैन नॉट प्लान, मतलब अपनी लीव प्लान नहीं कर सकते, अपना क्या हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। मतलब मैंने 2023 में 4 ही लीव ली थी। 4 लीव मतलब सैटरडे संडे मिला के बोल रहा हूँ, तो सैटरडे संडे मिला के 4 लीव थी। और हेडक्वार्टर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर परमिशन से छोड़ना पड़ता है। तो ये सिचुएशन ऐसी रहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है बहुत ज्यादा, और आपको
यू कैन नॉट प्लान कि किसी का बर्थडे है तो मैं बर्थडे में उसके चले ही जा सकता हूँ। ऐसा कभी हुआ है सर कि बिकॉज आप फैमिली फंक्शन में जाने का प्लान था एंड बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी यू हैव टू कैंसिल इट? जैसे कि ऐसा हमेशा ही होता है, और इसकी वजह से अभी मैंने जो अपना एक हैबिट किया है कि जो प्लान होता है पहले तो प्लान करना नहीं कभी फैमिली फंक्शन प्लान करने के बाद उसका कंटिजेंसी प्लान भी बनाना। प्लान बी क्योंकि ये हमारे जॉब का भी काम है। हम कोई भी अगर कोई प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए कि वीआईपी आने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो किस रूट से आने वाले हैं, इस रूट पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा रूट हम लोग प्लान करते हैं। हाँ। हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं तो हेलीकॉप्टर से अगर प्रॉब्लम होगी तो रोड से आएंगे तो वो उसका प्लान करते हैं। इधर से एंट्री मारने वाले, इधर से प्रॉब्लम आ गई तो पीछे से एंट्री मारेंगे। तो कंटिजेंसी प्लानिंग हमारा पार्ट ही रहता है। वैसे ही मान लो कि मेरी डॉटर का बर्थडे है और अगर मेरे को उसमें जाना है तो मैं नहीं जा पाया तो कौन जाएगा मेरी तरफ और मान लो कि उसका टाइमिंग अगर मैंने 7 बजे का रखा है तो अब मैं नहीं हूं तो उनको कौन अटेंड करेगा। ये सब कंटिजेंसी प्लानिंग रखना पड़ता है। और अगर मैंने अपनी वाइफ को मान लो कि कहीं बाहर जाने का एक टाइम दिया है कि हमको बाहर रेस्टोरेंट में जाना है और अगर कुछ हो गया तो घर पे क्या बनाना है, तो ये चीजें पहले से कंटिजेंसी प्लानिंग में चलती है। या फिर मान लो मेरा बर्थडे हो, किसी ने सेलिब्रेट करने के लिए रखा है और मैं उसमें नहीं गया तो वीडियो कॉल पे कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो सारे प्लान जो है उसका कंटिजेंसी प्लानिंग भी चलता है। हमेशा प्लान भी रेडी रहता है। वैसे ही अगर हम लोग को कहीं बाहर अगर मैंने वेकेशन पे जाना है और हमने क्या कहते हैं लीव ली है और टिकट बुक की है तो ये डेट कैंसिल होगी तो नेक्स्ट डेट क्या होनी चाहिए, तो उस प्लान से हम लोग को टिकट भी रिफंडेबल वाली करानी पड़ती है, होटल भी सारे रिफंडेबल वाले बुक करने पड़ते हैं। तो अब ये तो पूरा लाइफ का एकदम इंटीग्रल पार्ट हो गया है कि प्लानिंग प्लस कंटिजेंसी प्लानिंग। मतलब आईपीएस भी पैसे के बारे में सोचते हैं हमें लगा था कि नहीं सोचते हैं, बट दे आर लाइक अस ओनली। तो एक आईपीएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी, ज्वाइनिंग सैलरी उसको 70,000 की रहती है, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट उसके बढ़ते रहते हैं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर की सैलरी उतनी होती है जितनी एक प्रोफेसर की होती है, जितने एक डॉक्टर की होती है, जो एक गवर्नमेंट का जो एक स्केल है उसी हिसाब से सैलरी रहती है। बट दे गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स। पर्क्स मतलब आपका घर होता है, क्या कहते हैं, कार होती है, ये सब पर्क्स रहते हैं। तो पर्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो जो वर्क अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले, द रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम द सोसाइटी। क्या यूपीएससी एक तरीका है आईपीएस बनने का? हाँ, यूपीएससी एक तरीका है। देयर इज नो डायरेक्ट ज्वाइनिंग? नहीं, इसके और भी तरीके हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट आईपीएस बनने का तरीका यूपीएससी है और कोई तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन जो स्टेट सर्विस से ऑफिसर्स आते हैं वो 10-15 साल की सर्विस के बाद प्रमोट होके आईपीएस कैडर उनको मिलता है, डीसीपी और एसपी लेवल। हाँ, मतलब वो आईपीएस का उनको रैंक मिल जाता है। फिर एक्चुअली वो डीवाईएसपी करके ज्वाइन करते हैं, वो आईपीएस ऑफिसर के साथ में ही काम करते हैं क्योंकि पुलिस सिस्टम इंटीग्रल है। एग्जैक्टली। उसमें ऐसा नहीं कि आप आईपीएस हो तो आपको ये पोस्ट मिलेगी, आप डीवाईएसपी तो आपको ये पोस्ट मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपकी रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। 10-15 साल बाद वो उनकी ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस अकेडमी में, और वो कैडर में जितनी पोस्ट क्रिएट होती है उस हिसाब से उनको आईपीएस अलॉट होता है। तो ये 2 तरीके हैं आईपीएस बनने के, एक तो डायरेक्ट यूपीएससी एग्जाम देखिए, नहीं तो स्टेट पीएससी में आप काम कीजिए और उसके बाद प्रमोट होकर आप आईपीएस बन सकते हैं। तो एक स्टेट पुलिस ऑफिसर, व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक ही कैन गेट इन पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, आईपीएस तो आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, सर्विस हो गई। एग्जैक्टली। आपकी जो रैंक्स है वो इम्प्रूव होती जा रही है। जैसे डीवाईएसपी पे आपने ज्वाइन किया, अब एडिशनल एसपी तक जाएंगे, लेकिन एसपी बनने के लिए फिर उसको आपको आईपीएस बनना पड़ता है। सो डीवाईएसपी इज द हाईएस्ट रैंक स्टेट पुलिस ऑफिसर? नहीं, वो तो फिर स्टेट पुलिस से वो आईपीएस में कन्वर्ट हो रहा है ना। अच्छा, ओके। फिर आईपीएस में कन्वर्ट होकर एसपी बन रहा है, डीआईजी बन रहा है, लेकिन क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है, आईजी एडीजी तक वो लोग भी जाते हैं जो बहुत यंग आए। हाँ। लेकिन एक अगर एवरेज मान ले तो आईजी तक जाते हैं, लेकिन डीजीपी वगैरह तक जाना थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाता है क्योंकि एज टाइम पीरियड आ जाता है, रिटायरमेंट की एज आ जाती है, तब तक एज लिमिट आ जाती है। एंड क्या हम रिटायरमेंट की एज एक्सटेंड होती है आईपीएस की? नहीं, रिटायरमेंट की एज बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में होती है कि मान लीजिए अगर डीजीपी वो बनते हैं और डीजीपी बनने के बाद उनके मान लो 6 महीने ही बचे, इन दैट केस अगर उसका टेन्योर अगर कंप्लीट करना है, इन दैट केस वो 1 साल के लिए 2 साल का टेन्योर देना है, तो उतने में वो एक्सटेंड हो जाता है। सो एक पुलिस ऑफिसर की रैंक कैसे पहचानी जाती है? पुलिस ऑफिसर की रैंक उसके कंधे पे जो स्टार है और उससे पहचानी जाती है। जैसे कि अगर वो फर्स्ट पोस्टिंग एएसपी 3 स्टार रहते हैं, फिर अगर अशोक स्तंभ आ गया तो वो एडिशनल एसपी हो गया, अशोक स्तंभ प्लस स्टार आ गया तो एसपी है, देन फिर वो
तलवार और स्टार है तो वो क्या कहते हैं आईजी हो जाता है। देन फिर तलवार और अशोकतम है तो डीजी रैंक ऐसे रहता है वो। सो अगेन वी सी कि बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स रॉ ज्वाइन करते हैं। सो रॉ ज्वाइन करने के लिए आईपीएस ऑफिसर बनना कंपलसरी है? नहीं, रॉ और अदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आईपीएस जैसे आपको पता होगा ऑल इंडिया सर्विस मतलब जो लोग की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, काम स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं, बट दे कैन शिफ्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जो है पुलिस से रिलेटेड वो है रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनआईए, सीआरपीएफ और भी बहुत सारी। तो इनमें वी कैन गो फॉर डेप्यूटेशन, हमको अप्लाई करना पड़ता है, उनकी पोजीशन निकलती है और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के हम लोग उसमें जा सकते हैं और लोग जाते हैं। लेकिन रॉ स्पेशली में केवल आईपीएस ऑफिसर नहीं जाते, आईआरएस ऑफिसर भी जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी जाते हैं और बहुत सारी सर्विस के ऑफिसर्स उसमें जा सकते हैं, वो लोग अलाउ करते हैं। कुछ एजेंसीज है जिसमें केवल आईपीएस ऑफिसर अलाउड नहीं जाते, कि सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ। लेकिन रॉ की हम लोग बात कर रहे हैं, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें, इसमें अदर सर्विस के ऑफिसर भी अलाउड रहते हैं, लाइक फ्रॉम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ऑडिट एंड अकाउंट, एवरी सर्विस they all are open to go join our open raw and this thing other intelligence agencies. IB नहीं अलाउ करती, RNW अलाउ करती है। And एक आईपीएस ऑफिसर की सबसे ऊंची पोस्ट क्या होती है? डीजीपी? स्टेट में डीजीपी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हाईएस्ट रैंक फॉर आईपीएस ऑफिसर इज डीजी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। Okay, दैट इज द हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट। that is a central government agency. सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उस जाता आईपीएस ऑफिसर ही है। तो डीजी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द हाईएस्ट पोस्ट फॉर आईपीएस ऑफिसर। That is the new thing which I come. इसके अलावा यूपीएससी के अंदर और कौन सी सर्विसेज आती है? टोटल 23 सर्विसेज है जिसमें यूपीएससी सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होता है। यूपीएससी में भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू, अदरवाइज तो यूपीएससी के और भी एग्जामिनेशन है, लाइक इंजीनियरिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन सिविल सर्विसेज के थ्रू 26 सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है। दैट इंक्लूड्स आईएएस, फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू में कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। देन आपका आता है क्या कहते हैं इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इस तरीके 23 सर्विसेज है। देन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है अपने ये रहते हैं ग्रुप बी के, यूटी के। तो इस तरह के 23 टोटल सर्विसेज रहती हैं। एंड हाउ वी कैन जॉइन आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? आईटीबीपी और जो सीआरपीएफ है ये भी यूपीएससी सिलेक्शन करवाती है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन सीएपीएफ का होता है। अच्छा, उसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ, इस प्रकार की सीआईएसएफ, इस प्रकार की सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है। एंड कैन आईपीएस आल्सो जॉइन दिस सर्विसेज? आईपीएस कैन गो ऑन डेप्यूटेशन। अच्छा, तो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ वो बहुत लोग जाते भी हैं एट द रैंक ऑफ एसपी, आईजी, डिपेंडिंग ऑन हिज विल और उनका जो पोस्ट निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, उस हिसाब से वो लोग करते हैं। आपके करियर का सबसे इंटेंस केस कौन सा रहा है? देखिए, इंटेंस केस तो बहुत सारे रहे, लेकिन अभी एक केस था जो कि बहुत ही सेंसिटिव था और वो एक बैच कन्विक्शन के लिए भी रिकमेंड हुआ है, एक इंटरव्यू होना बाकी है। तो जब मैं मेरे फर्स्ट पोस्टिंग था रामटेक सब डिवीजन में, नागपुर ग्रामीण में, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एक आदमी ने एक लेडी को उसने अपने घर में चेन से बांध के रखा है। तो उसमें लेडी ही भागते भागते आई, तो उसने बताया कि ये मेरे को चेन से बांध के रखता था और मेरे को ये लेके आया था कहीं मध्य प्रदेश से, किडनैप करके लेके आया था। और फिर उसके बाद उसने जो भी रेप वगैरह करता था, तो उसमें फिर हम लोग उसके घर पे गए, हमने वो चेन वगैरह रेस्क्यू किए, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया। फिर पता चला कि ये एक आदमी को कांटेक्ट किया था, वो आदमी इसको छोड़ के गया था यहाँ पे, उसको हमने अरेस्ट किया, इसको अरेस्ट किया। और फिर एक लेडी थी जिसके घर में ये रुकी थी, जिस लेडी ने इसको मध्य प्रदेश से लेके आई थी और एक मिडिलमैन को दिया, मिडिलमैन ने फिर ये मेन एक्यूज को दिया। तो वो लेडी एक्चुअली फिर वहां से एस्कॉन्डिंग थी उस टाइम से। फिर हमने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह किया, जो भी हमारा प्रोसीजर रहता है उसका बयान हमने उसका नोट डाउन किया और पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। और
फिर मेरा ट्रांसफर होने के बाद फिर मुझे बाद में पता चला कि अभी उसमें मेरा विटनेस था, कोर्ट में विटनेस वगैरह मैंने दिया। जिस दिन मैंने विटनेस दिया वो उस केस के अराउंड 4 साल या 5 साल बाद की बात थी। तो तब मुझे पता चला कि वो लेडी अभी तक भी मिली नहीं है जो इसको लेके आई थी, तब से एस्कॉन्डिंग है। तो अभी जो मेरे पोस्ट पे अभी पोस्टेड था ऑफिसर, उसको मैंने बोला कि वो लेडी आशीष कामले आएगी। हाँ, तो उसको मैंने बोला कि भाई तुम जाके जरा उसको पकड़ लो। तो उसने लकीली उसको पकड़ लिया। वो लेडी जस्ट जजमेंट से 1 महीने के आसपास वो अरेस्ट हुई। तो 1 महीने में फिर ये जितने भी आरोपी थे उनको मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, ये पनिशमेंट लगा। और वो लेडी जो भाग रही थी उसको 5 साल के इसमें सजा लग गई। तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव केस था और रियली उसको क्या कहते हैं लेडी को लाया गया था। और उसमें सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये जो आदमी है इसकी ही वाइफ ने उसके खिलाफ कोर्ट में विटनेस दिया कि ये लेडी हमारे घर में थी और ये लेके आया था। How brave she must be. हाँ, और उसमें हमने उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं संभाल के रखा विटनेस को। हमने उसको बार बार बुलाया, उसको कन्विंस किया कि नहीं तुमको, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है विटनेस। Exactly. And when जब उनकी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, बहुत बार तो पत्नी नहीं भी होती है, इवन रियल एनिमीज भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और कोर्ट में जाके विटनेस नहीं देते, पलट जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में विटनेसेस को स्टैंड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। तो लेकिन हमने ये पूरी कोशिश की कि इसका तो विटनेस हो जाना चाहिए, इसकी पत्नी का। तो उसने दिया, वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में गई और उसने विटनेस दिया फॉर द सोसाइटी। सो एक पॉडकास्टर और साइकोलॉजिस्ट होते हुए आई कैन फील द एनर्जी इन योर आईज, लाइक इवन आफ्टर वर्किंग ऑन सच इंटेंस केसेस योर एनर्जी सो सूद। हाउ इज इट सो पॉजिटिव? नहीं, पॉजिटिव मेरा एक लाइफ का फिलॉसफी है कि जैसा हम लोग एक्ट करते हैं वैसे ही हम लोग हो भी जाते हैं, वैसे ही डेस्टिनी भी हमको वैसे ही उस तरफ पुश कर देती है। एक कई मैंने शेक्सपियर की लाइन पढ़ी थी कि स्कूल के टाइम में कि लाइफ इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर। तो फिर मुझे वो फील हुई, मैंने सोचा कि हम लोग को एक्टिंग ही करनी है तो पॉजिटिव एक्टिंग करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं डिप्रेसिंग रोल करने के बजाय हमें हैप्पी रोल करते हैं। और अगर हमने हैप्पी रोल प्ले किया तो सही में चीजें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाएंगी। तो फिर मैंने उसको एक ऐसा अपने लाइफ का क्या कहते हैं एक तरीका लिया जीने का। और अभी मैं पुश करता हूँ अपने आप को कि सिचुएशन कैसे भी हो आप मुझे स्माइल करना है, सिचुएशन कैसे भी हो मुझे क्या कहते हैं डिप्रेशन में खुद को जाने नहीं देना है, क्योंकि हमारा काम वैसा है। Exactly. और हर किसी की लाइफ में चीजें चलती रहती है। और अगर इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप एग्जाम की तैयारी करोगे, देन आप बड़े बड़े टारगेट्स रखोगे, तो ऑफकोर्स आपको फेलियर के साथ का डिप्रेशन, उसका वरी और उसका टेंशन, और उसके बाद जो जॉब के जितने भी सारे ये चीजें आपके जो सिचुएशन आती हैं वो तो आपको टेंशन उसमें होने ही वाला है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को बस पुश करना है कि भाई मैं पॉजिटिव रहूंगा, और पॉजिटिव रहते रहते ऑटोमेटिकली चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक नेचर ऐसे वर्क करती है, ऑल्दो हो सकता है नहीं करती हो, लेकिन वो मेरे फ्रेम ऑफ माइंड में नेचर वैसे ही वर्क करती है और मेरे साथ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर का केस हो गया और मैंने ये सोचा कि नहीं ये क्यों हो गया, या मैं परेशान हो गया टेंशन में, सुबह को मैं क्यों हो गया, मैं चिढ़ रहा हूँ, तो वो दोपहर में एक और भी हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं प्रेशर ले तो एक और भी हो जाता है। और अगर मैं एकदम पॉजिटिव रहूं, चीजों को एकदम स्ट्रेस नहीं आने दूं, तो चीजें सॉल्व भी होती जाती हैं, पॉजिटिव भी होती जाती हैं, और सब चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने अभी सोचा है कि कुछ भी नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहले तो मैं उसमें स्माइल करूंगा। बेसिकली मुझे यही लगता है, बहुत बार मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत छोटी छोटी कंसिडरेशन की वजह से नेगेटिव बिहेव करते हैं। जैसे किसी को छुट्टी चाहिए तो वो ये बोलता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम है। और आप लोग देखेंगे कि वो उसके लाइफ में सही में हो जाता है, सही में बीमार रहने लगता है वो आदमी। बहुत बार हमने देखा होगा हमारे स्कूल में कुछ बच्चे बीमारी रहते हैं, पहले वो बहाना मारते हैं और बहाना मारते मारते उनकी बीमार होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली दे बिकम मीडियोकर। मेंटल स्टेट वैसी हो जाती है, मीडियोकर बन जाते हैं, बीमार रहते भी हैं, फिर उनकी लाइफ में कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अगर वो जो बीमारी का बहाना कर रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं, तो हम खुश रहने का बहाना कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमको अपॉर्चुनिटी वैसी मिलती रहती है कि हम लोग और हैप्पी रह सके।
और खुश रहते हैं। और इंडिया में हमने देखा भी है, बहुत लोग क्या कहते हैं, उनका चेहरा उतरा रहता है, गुस्से में रहते हैं उनके स्ट्रेस इतने ज्यादा होते हैं, किसी को देख के स्माइल नहीं करते। और आप फॉरेन कंट्री के लोगों को देखे तो वो लोग स्माइल करते रहते हैं। हाँ, फिर वो उनकी Exactly. लाइफ भी वैसी रहती है। हाँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे हाथ में है। हमने पहले थैंकफुल होना चाहिए कि हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, हम जो काम कर रहे हैं उसके हमको अपॉर्चुनिटी में थैंकफुल रहना चाहिए। ऑफकोर्स उसके साथ साथ हमारे टारगेट्स है, टारगेट के साथ में सक्सेस है, और फेलियर एक वो होना ही है वो तो। लेकिन उस फेलियर के टाइम में भी अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सक्सेस भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर रहेगी। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में था कि कोई जॉब से चिढ़ के आया है, कोई पत्नी से मार खा के आएगी, बॉस की गाली खा के आया है। सो इंडियंस आर ऑलवेज इन एंग्री मोड। और ये भी कहता है ना कि दुनिया एक आईना है और आप उसमें दिखने वाली छवि, तो आप खुद को जैसा रखोगे वैसा ही दुनिया आपको दिखेगी, वैसे ही दुनिया देखेगी, और आपका डेस्टिनी भी वैसी होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। जो सोचोगे वो पाओगे। हाँ। एंड सर, आपने 4 किताबें लिखी है, उसमें से एक है इंटरनल सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज। सो इज इट अबाउट टेररिज्म? हाँ, ये किताब है इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब 2 चीजें होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो इंडिया को चैलेंजेस बाहर से, बाहर के देशों से, जो दुश्मन देश। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब जो अपने अंदर की चैलेंजेस है। तो बेसिकली एक्सटर्नल सिक्योरिटी से डील करने वाली जो रहती है, आर्मी रहती है। एग्जैक्टली। और कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज होती है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी से डील जो करती है वो पुलिस फोर्सेस रहती हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। तो कभी कभी आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व की जाती है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। पुलिस आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन सिविल एरियाज, और हमेशा वही है। लेकिन कभी कभी एडवांस सर्कमस्टेंसेस में आर्मी का भी यूज होता है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि हम लोग मान लें जो मेजोरिटी है टू टेररिज्म, इंटरनल टेररिज्म जो स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान से, बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। देन आपका आता है नेक्सलिज्म जो इंडिया में है कई जगहों पे। फिर है अपना नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अपना न्यूक्लियर सिक्योरिटी, वाइटल इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत लार्जर लेवल पर सोसाइटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बट करती है, दिख के नहीं आती है। ये चीजें उसमें आती हैं। तो इंटर सिक्योरिटी में जो मेन एस्पेक्ट है वो है टेररिज्म, आतंकवाद। साथ में जो हमारे देश को अफेक्ट करता है इंटरनल सिक्योरिटी को, वो है अपना नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, अपनी कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, और न्यूक्लियर सिक्योरिटी, वाइटल इंस्टॉलेशन का सिक्योरिटी, प्लस अपना क्या कहते हैं साइबर क्राइम, और रेडिकलाइजेशन जो बहुत सारे लोग हो रहे हैं। वो रेडिकलाइज होने के बाद बाहर के देशों में जाते हैं, बाहर के देशों में जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जब वो इंडिया वापस आते हैं तो एक अपने देश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। एंड एज सर रेडिकलाइजेशन, तो ये जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट से ही होता है, ऐसा क्यों? नहीं, रेडिकलाइजेशन बेसिकली ऐसे लोगों के ऊपर होता है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हाँ। लेकिन टेररिज्म, जैसा आपको पता है कि टेररिज्म एक आइडियोलॉजी बेस्ड होता है, वायलेंस बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, इसको हम लोग टेररिज्म बोलते हैं। कोई वायलेंस कर रहा है और ऐसे ही कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, या कोई उसका पत्नी के साथ झगड़ा है, या कोई उसका झगड़ा है, ऐसे तो मर्डर होते ही रहते हैं। लेकिन वही मर्डर किसी आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए हुआ है, उसको हम लोग आतंकवाद बोलते हैं। तो उसमें आइडियोलॉजी जो रहेगी वो किसी कम्युनिटी बेस्ड हो सकती है, या फिर कोई ऐसा बोल सकता है कि किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उससे अट्रैक्ट भी उसी कम्युनिटी के लोग होंगे ना। तो इस तरीके से वो रहता है। या फिर किसी को मान लीजिए ग्लोबल कैलिफेट बनाना है, तो ग्लोबल कैलिफेट किसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो अट्रैक्ट भी उसी कम्युनिटी के होंगे। और वो पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा होगी, वो पॉपुलेशन वहां पे फिर क्या कहते हैं अट्रैक्ट भी होगी। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर पुलिस इंटरव्यू नहीं कर सकती, कितना ज्यादा वहां पे रेडिकलाइजेशन पहले से है, कितना ज्यादा वहां पे मतलब बैकवर्डनेस है, उससे फिर लोग ज्यादा रेडिकलाइज होते हैं। So these are the challenges. हाँ। So what are the strategies we need to make to overcome these challenges? नहीं, देखिए ये तो बहुत एक वाइडर स्केल पे पूरे देश में यही चीज पे काम करने के लिए बहुत सारे एजेंसीज है, राइट फ्रॉम स्टेट पुलिस, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, NIA है, NSG है। तो ये सब एजेंसीज काम करती रहती हैं, और उसके लिए पूरा अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक टॉपिक है। और जैसे कि जब इन लोगों का काम जो दिखता नहीं है, वो जितना ज्यादा एक्टिव होता है, बढ़ते हैं, उतना ज्यादा कंट्री सेफ होती है। क्लोज्ड ऑफिस मीटिंग्स सेफ होती है। इतनी क्लोज मीटिंग, इनके सीक्रेट ऑपरेशन जो ये लोग कंडक्ट करते हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, उस पर जब एक्ट करते हैं, वो जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा कंट्री सेफ होती है, उतने ज्यादा टेररिस्ट अटैक कम होते हैं। क्योंकि एक टेररिस्ट को अटैक करने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए टेररिस्ट अटैक करने के लिए, लेकिन उसका टेररिस्ट अटैक रोकने के लिए 100 ऑफ टाइम्स इनको सक्सेसफुल होना। अगर इनकी एक भी गलती हो गई तो वो टेररिस्ट अटैक कर देगा। and hypothetical situations, there could be multiple hypothetical situations and you need to calculate all this. और उसमें ऐसा है कि मान लीजिए 1000 अटेम्प्ट के बाद उसका एक अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल हो गया तो वो हाईलाइट होता है, और इन्होंने 1000 बार मान लीजिए उसको पकड़ा है तो वो चीज हाईलाइट नहीं होती है। and उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है, इससे किसी को मेहनत है, और कितनी ज्यादा एजेंसी और हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लोग एक अटैक को रोकने के लिए और एक जगह को सेव करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि मतलब नागपुर सिटी में भी आपको दिखता है कि नागपुर सिटी पुलिस दिखती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी एजेंसी काम कर रही है। ईडी है, आईबी है, आपका आरएनडब्ल्यू तो नहीं है, लेकिन सीबीआई है, ये सब एजेंसी दिखती नहीं है, अंडर द शेड्स है, लेकिन ये यहाँ पे काम करती रहती है। और नागपुर को सेफ और सिक्योर रखने के लिए उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। 2008 में भी हमारे देश पर एक हमला हुआ था, तो वहां से लेकर 2024 तक हमने कितना ग्रो किया, हमने अपनी सिक्योरिटीज को कितना टाइटन किया, और हम कितना इस चीज को सक्सेसफुली प्रिवेंट कर पाए हैं। 2008 से पहले जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था उसमें जो लैक्यूनेस थे, उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस इंडिया में आए। सबसे पहले तो जो कोस्टल सिक्योरिटी था, कोस्टल सिक्योरिटी पे इतना काम पहले नहीं होता था। लोगों ने ये इमेजिन नहीं किया था कि टेररिस्ट जो है वो पानी के रास्ते से आ सकते हैं, क्योंकि पहले का जो टेररिज्म था वो था कश्मीर बेस्ड टेररिज्म। कश्मीर से टेररिस्ट आते थे और कश्मीर पे अटैक करते थे, वैली में अटैक करके जाते थे लोग। यहाँ से भी आते थे। इंटरनल सिक्योरिटी पे हमने बहुत काम किया। फिर हमने जो काम किया, ये जो एजेंसीज बनी, एनआईए बनी, ये सब एजेंसीज बाद में बनी है। और उसके साथ में जो हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन का सिस्टम था, वो हमने इम्प्रूव किया कि जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, जो सेंट्रली कलेक्ट हो रही है, उसको हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शेयर करना चालू कर दिया। मल्टी इन्फॉर्मेशन अब आती हैं। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी ट्रेनिंग में एडवांसमेंट हुई है, उनके क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट बढ़ा है। और एक ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई मैजिकल वेंड आया और ये क्या कहते हैं सारी चीजें कम हो गई। ये इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है, और बहुत सारी जो एजेंसीज है उन्होंने अपना क्या कहते हैं ब्लड एंड स्वेट वो किया है, और उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा करना चालू की है। और अभी भी कोई कॉन्फिडेंटली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अभी तक नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। ये उनको उसी तरीके से काम करते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि वो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट है, इसलिए वो उसको रोक पा रहे हैं। ऐसा है। 2008 के हमले के पीछे जिसका मेन हाथ था कसाब, वो पकड़े जाने के बाद भी उसे लॉयर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। ऐसा क्यों? मतलब हमें पता है कि ही कंडक्टेड द अटैक्स, सीधा हमने उसे सजा क्यों नहीं? हमारा जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसमें हम लोग ट्रायल करते हैं। एक लीगल सिस्टम है, ट्रायल का सिस्टम है। ट्रायल करने के बाद हम लोग उसको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके वकील को भी अपॉर्चुनिटी देती है, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट्स इस चीज को प्रूव करते हैं कि भाई उसने ही ये क्राइम किया है। उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपील करने की हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन वो फाइल कर सकता है। तो ये प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हमारे जो लीगल सिस्टम में है, और हमारी सरकार ये दिखाना चाहती थी कि हमारा लीगल सिस्टम रोबस्ट है और हम लोग किसी को भी बिना मतलब से सजा नहीं लगाते, क्योंकि ये चीज इंटरनेशनल लॉ में बहुत जरूरी रहती है। अगर किसी और कंट्री के सिटीजन को अगर हम लोग पनिशमेंट दे रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, तो हमें ये शो करना है कि हमारा सिस्टम रोबस्ट है और हम किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे। अदरवाइज आप देखिए कि अभी कुछ कंट्रीज में कभी इंडियंस जाते हैं, उनको वो ऐसे पनिशमेंट लगा देते हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको अपील करती है या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाती है, और फिर उस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर एम्बेरसमेंट झेलना पड़ता है। इसलिए वो सिस्टम है। लेकिन कभी कभी जैसा आपने बोला कि वीडियो में दिख ही रहा है, तो फिर भी इतना बड़ा क्यों करना है? लेकिन वीडियो में भी एक्चुअली में उसी का वीडियो है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। दूसरी बात, उसने तो क्राइम किया, लेकिन उसको मदद किसने की?
जैसे कि हफीज सईद ने उसका नाम मास्टरमाइंड, ये उसने बताया, हफीज सईद का नाम बताया। उसके बाद कोई अमेरिकन सिटीजन भी थे, ये सब चीजें उसने उसके ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन में बताई, जो हम चाहते थे कि वो उन सबको भी पनिशमेंट हो। उस हिसाब से उनके जो एजेंसीज हैं, उनके जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने हिसाब से एक्शन लिया। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में उसका अभी आज तो कसाब के लिए बोल रहे हैं, कसाब का तो आरोपी था, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक आदमी इसमें फंस जाए जो सही में आतंकवादी नहीं है, उसको फ्रेम कर दिया जाए, उसके राइट्स का क्या? फिर वो उस समय हम बोलेंगे ये सिस्टम होना चाहिए जिसमें उसके राइट्स को सुना जाए, उसको भी देखा जाए वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। डेविड हेडली एक अमेरिकन सिटीजन था, तो फिर भी ही वॉज इन्वॉल्व इन 2008 टेररिस्ट अटैक। हाँ। तो हमारे एज एन इंडियन गवर्नमेंट हमारे पास क्या ऑप्शन थे कि हम उसे यहाँ इंडिया वापस लाके प्रोसिक्यूट कर सकते? उसमें इंटरपोल एक एजेंसी है जिसमें हम लोग उसका रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए कि उसको, और यहाँ पर उसमें दो चीजें रहती है, या तो ट्रायल यहाँ पर किया जाए, ट्रायल यहाँ पे करने के लिए उसको हम लोग बुलाते हैं, या फिर ट्रायल करने के बाद हम उसको सजा लगा दिए, सजा लगाने के बाद बोलते हैं कि आप इसको या तो वहीं पे सजा दे दो, या फिर आप हमको उसको यहाँ पे इंटरडिक्शन करके यहाँ भेज दो, हम यहाँ पे सजा देंगे। डिपेंड करता है उसमें। क्या हम किसी क्रिमिनल को सुधार सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, हमारा जो पूरा सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम, वो इसी पे ही बेस्ड है कि क्रिमिनल्स को हमको रिफॉर्म करना है, क्रिमिनल्स को पनिश नहीं करना। पनिश एक सिस्टम है, वो रिफॉर्मेशन का सिस्टम, रेट्रीब्यूशन का सिस्टम हमारा देश में नहीं है कि आई टू आई, अगर इसने गलत किया तो इसके साथ भी हम लोग गलत करेंगे। जैसे मिडल ईस्ट, हाँ, कि कर दिया तो मार दो। हाँ, मतलब उससे हम रिवेंज नहीं ले रहे, हम उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे जो प्रिजन भी है उसमें भी सब सिस्टम जो चलते हैं वो रिफॉर्मेशन के चलते हैं, और बहुत सारे लोग रिफॉर्म भी होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम रेसिडिविस्ट कहते हैं, जो रिफॉर्म होना नहीं चाहते। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो जब जेल में जाते हैं तो फर्दर हार्डन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो रजिस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसी आदत भी हो जाती है कि कभी वो जेल में जाते हैं, फिर बेल पे छूटते हैं, बेल पे छूटने के बाद फिर क्राइम करते हैं, फिर जेल में जाते हैं। खास करके प्रॉपर्टी ऑफेंडर पे ऐसा होता है, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर वो उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर वकील को फीस देनी है, वकील को फीस देने की वजह से फिर वो चोरी करते हैं, फिर जेल में जाते हैं, फिर वकील को फीस देनी है, तो वो इसी सर्कल में फंसते रहते हैं, और फिर उनके ऊपर और स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ते हैं। क्या क्रिमिनल माइंडसेट के बारे में मैंने ये जाना है कि क्राइम मोस्टली तभी होता है जब सिचुएशन होती है, या फिर उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता है? नहीं, देखिए उसमें बहुत सारे क्राइम तो सिचुएशन की वजह से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर पत्नी ने पति को मार दिया, तो पति उसको मार रहा है, पत्नी नहीं मर्डर करती है, तो सिचुएशन ही है उसकी वैसी। और मोस्टली मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक विक्टिम्स जो वीकर पार्टी है वो ज्यादा क्राइम करती है और सफर भी करती है। हाँ, क्या जो वीकर, जो इनोसेंट है, मतलब इनोसेंट तो मतलब क्राइम में इनोसेंट नहीं, मतलब जो एक नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल आदमी है और एक पावरफुल आदमी है, तो पावरफुल आदमी नॉर्मल आदमी को तो एक्सप्लॉइट करता है, नॉट थ्रू क्राइम बट थ्रू अदर मीन्स, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो नॉर्मल आदमी है वही खराब है, उसको फ्रस्ट्रेट करता है। इसलिए बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं कि नॉर्मल आदमी ही पावरफुल आदमी का मर्डर कर रहा है। इसलिए बहुत बार हमको देखना पड़ता है कि जस्टिस हमने फर्स्ट स्टेज में नहीं दिया तो ये चीज हो जाएगी, क्योंकि वीकर पर्सन के पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको लगता है कि मेरी मदद कोई नहीं करेगा, मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मेरी मदद कोई नहीं करेगा, और फिर वो एक डिसीजन लेता है और उसको क्या कहते हैं, मार देता है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में कुछ बच्चे रहते हैं जो बुली करते हैं, और कुछ होते हैं जो शांत रहते हैं, ये उसको बुली करते ही रहते हैं, कभी कभी तो इसको मार देते हैं और फिर खुद ही जाके कंप्लेंट कर देते हैं कि इसने मेरे को मारा। और एक दिन वो जो बच्चा जो शांत रहता है वो बहुत ही बड़ा कुछ कर देता है, और फिर उसको पनिशमेंट भी झेलना पड़ता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो इतने टाइम तक जो उसको झेलना पड़ा उस चीज पे कोई इतना ध्यान नहीं देता, उसकी बात कोई मानता नहीं है। तो बेसिकली जो क्राइम रहते हैं मोस्टली सिचुएशनल रहते हैं, मोस्टली सर्कमस्टेंस बेसिस रहते हैं, इसलिए हमारा सिस्टम जो है वो रिफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देता है। और जो जुडिशरी है वो ये भी देखता है कि ये क्राइम करते समय सिचुएशन क्या थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, रिसाइडिविस्ट भी लोग होते हैं जो क्या कहते हैं हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको मजा आने लगता है क्राइम करने में, उनको प्लेजर आने लगता है, या उनकी नेसेसिटी होती है तो क्राइम करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बन जाती है। वो दोनों तरीके के लोग होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो होते हैं वो रिफॉर्म हो सकते हैं, माफियाज रिफॉर्म हो सकते हैं, मतलब
And what do you think about mafias? माफिया तो रिसाइडिविस्ट हो गए। माफिया बेसिकली वो लोग होते हैं जो जिनका बिजनेस क्राइम के ऊपर चल रहा है, जैसे एक्सटॉर्शन करके क्राइम कर रहे हैं, ब्लैकमेलर्स हैं, तो उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनका यही है, जैसे कि कंपनी उन्होंने बना ली पूरी, कंपनी में कोई बॉस है, बॉस के उन्होंने लोगों को रिक्रूट किया है, रिक्रूट करने के बाद वो किडनैपिंग करेंगे, किडनैपिंग करके एक्सटॉर्शन करेंगे, रैंसम मांगेंगे, फिर कुछ इलीगल एक्टिविटी करेंगे, इलीगल एक्टिविटी के थ्रू वो लोग पैसे कमाएंगे। तो उनका बेसिकली एक सिंडिकेट है, और सिंडिकेट का काम ही यही है कि ये करना। ऐसे में जो लोग होते हैं वो बेसिकली जो बॉस है वो तो रिसाइडिविस्ट ही है, लेकिन कभी कभी जिसको उसने चुना है वो रिफॉर्म हो सकते हैं, जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। और कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि कुछ प्रॉपर स्टेट्स हैं जहाँ पे माफियाज बहुत ज्यादा रहते हैं, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे बिल्कुल कम रहते हैं, ऐसा क्यों? अब वो तो डिपेंड करता है कि वो माफिया जो है वो उसको अपने न्यूट्रलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए, जो उनका मेन है। अगर मेन को न्यूट्रलाइज कर लिया तो नीचे वाले जो लोग हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और अगर वो ग्रो हो रहा है, किसी पॉलिटिकल सपोर्ट से ग्रो हो रहा है, किसी दूसरी कंडीशन में से ग्रो हो रहा है, तो और भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और इसमें जो हमारे महाराष्ट्र का लॉ है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में भी अगर इस प्रकार के लॉ हम उन पे लगा पाते हैं और उनपे प्रोसीड कर पाते हैं, कोर्ट भी अगर पॉजिटिव ओपिनियन लेता है, तो एक दूसरों में भी मैसेज जाता है कि भाई उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ पूरा स्ट्रॉन्ग एक्ट लगा, भी जेल में है, बेल भी नहीं हो रही है, तो बाकी लोग भी जो मोटिवेट हो रहे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड पॉलिटिक्स, जब ये तीनों चीजें मिलकर काम करती है, देन वी कैन कवर द माफिया पार्ट। हाँ, अभी इंडिया में क्राइम सिनेरियो क्या है? नहीं, इंडिया में क्राइम सिनेरियो है तो क्या कि बहुत एक ब्रॉड चीज हो गई, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट पुलिस जो स्टेट इफ वी कंपेयर इट टू 1980s 1990s, जैसे हम देखते थे कि मुंबई में देयर वाज कंप्लीट माफिया, क्राइम अभी का क्राइम का पैटर्न बदल गया है। क्राइम पहले होता था रोड पे, अब होता है वो ऑनलाइन, विजिबल होता था, अब ऑनलाइन होता है। पहले के टाइम में अगर किसी घर में चोरी हो जाती थी तो बहुत बड़ा इशू होता था। आज के टाइम की क्राइम चेंज हो गया, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। आज के टाइम में भी किसी घर में चोरी हो जाएगी 1 लाख रुपए की या कुछ रुपए की, तो बहुत बड़ा क्राइम है, उसमें पुलिस विजिट करेगी, डॉग विजिट करेगा, फिंगरप्रिंट लेंगे और कोशिश करेंगे कि पकड़ा जाए। लेकिन एक आदमी का अगर मान लो 4-5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड से चला गया, तो उसको बोलेंगे ये तो बेवकूफ आदमी है। तो बेसिकली जो लूट हो रही थी वो रोड से हटके अभी डिजिटल चली गई है। जो हैरेसमेंट हो रहा था, ह्यूमन हैरेसमेंट, वो रोड से हटके डिजिटल हो गया। और मुझे लगता है आने वाले 5 साल में एक भी क्राइम ऐसा नहीं होगा जिसमें डिजिटल कंपोनेंट नहीं होगा, डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। 100% क्राइम ऐसे होंगे जहाँ पे डिजिटल डिवाइस का इन्वॉल्वमेंट होगा, डिजिटल एविडेंस होगा, और हर चीज अब ऐसी होती जा रही है। इवन मर्डर करने के लिए भी प्लानिंग वगैरह सब ऑनलाइन होती है, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। हाँ, लोकेशन वगैरह ऑनलाइन दिए जाते हैं कि ये आदमी अब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ट्रैकर लगा दिए जाते हैं। हालांकि मर्डर तो वो डिजिटल नहीं कर पाता है, लेकिन इवन मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होता है। क्या चांसेस है कि अगर किसी के अकाउंट से साइबर क्राइम के थ्रू कुछ पैसे चुरा लिए गए हो, तो क्या चांसेस है कि वो पैसे वापस आ जाए? ये डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी कंप्लेंट देता है। अगर उसने इमीडिएटली कंप्लेंट दे दी और इमीडिएटली जो एक्यूज है उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो पैसे वापस आ जाते हैं। तो कंप्लेंट शुड बी गिवन टू द पुलिस डिपार्टमेंट और टू द बैंक? टू द पुलिस डिपार्टमेंट। बैंक में भी दे सकता है, लेकिन बैंक बोलेगा पुलिस का कंप्लेंट ले आओ, तो उसका टाइम ये हो जाएगा, गैप चला जाएगा। इमीडिएटली अगर उसने पुलिस में दे दी, पुलिस बैंक को कॉन्टेक्ट करेगा, अकाउंट फ्रीज करवा देगा। तो जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के पैसे वापस आ जाएंगे। सो एट द एंड हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ और वर्क जानने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस फोर्स एक ऐसी जॉब है जो सबसे ज्यादा मेहनत करती है और सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली काम करती रहती है। फैमिली लाइफ को छोड़ के अपने जो अदर फैसिलिटीज होती है नॉर्मल इंसान के जीवन में, जो भी चीजें होती है उनको छोड़कर हम लोग काम करते हैं और डेडिकेशन के साथ हम लोग काम करते हैं। बहुत बार क्योंकि मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द गवर्नमेंट पुलिस फोर्स होती है, तो हर प्रकार के ग्रीवेंसेस भी पुलिस फोर्स के साथ में होते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा अगर मेहनत कोई करता है तो वो पुलिस वाला ही करता है। और आपने सभी लोगों ने पुलिस की लाइफ में और पुलिस के फैमिली के लाइफ में
क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसका पुलिस वाले के पीछे का ह्यूमन साइड भी देखना चाहिए। और एक सिचुएशन मैं जस्ट एक किसी डिस्कस कर रहा था, तो जो कि एक रियलिटी है, अगर रात में कोई एक महिला अकेले जाती है, उसको अगर एक आदमी यूनिफॉर्म में दिखता है और एक आदमी सिविल क्लोथ पहना हुआ दिखता है, तो सिविलियन को देख के वो डर जाती है कि ये मेरे साथ कुछ गलत ना करे, और यूनिफॉर्म वाले को देखकर वो सेफ फील करती है। ऑल्दो पर्सन पीछे कोई भी हो सकता है, तो वो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी उस यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट करें। और आप सभी ने ये इस चैनल के माध्यम से एक पॉडकास्ट को आज अटेंड किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जय। थैंक यू।